नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का लाटेस्ट एग्जाम जिस पैटर्न पर हुआ है, लाटेस्ट पैटर्न पर जितने भी प्रश्न पूछा गया है साइंस से जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसका सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्रकाश एवं प्रकाशिकी का क्लास 7 वीडियो है, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे ये लाइट एंड ऑप्टिक्स से ही पूछा गया था ना, इससे लगभग 299 प्रश्न पूछा गया था। बाकी चैप्टर से आपका 80 प्रश्न हो गया या 70 प्रश्न हो गया, इस तरह से पूछा गया था, लेकिन इससे 299 प्रश्न पूछा गया था। और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, इसलिए इसको आराम आराम से अच्छे से पढ़ना है। और आप इसको पूरी जो चैप्टर है ये 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा और सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से और धैर्य से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है कि दर्पण के सामने बनेगा और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, या तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये पहला क्या ध्यान यहाँ से निकालना क्या चीज़ है कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी ये निकालना है आपको, और ये किधर बनेगा फिर उसको बाद में सोचेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो दिया क्या क्या है, देखिए आवर्धन दिया है, वस्तु की दूरी दिया है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है ना, आवर्धन बराबर आपको फॉर्मूला सब बता चुके हैं। तो ये आवर्धन ये क्या है, दर्पण वाला, ठीक है। तो आवर्धन बराबर होता है -v/u। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, ये वस्तु की दूरी होता है। तो यहाँ m बराबर दिया हुआ कितना, आवर्धन दिया हुआ 1.5 और -v लिखिए, फिर बटा में u लिखिए। u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, और u जो वस्तु की दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा सामने रखते हैं, सामने यानी कि लेफ्ट साइड रखते हैं। लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ रहेगा तो वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये प्रतिबिंब यानी v का मान कितना आ जाएगा, 15 यहाँ है, 1.5 है, और यहाँ 30 है। तो इसको 30 को 3 मान लीजिए, अब 1.5 को 15 मान लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट से ये एक शून्य चला जाएगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। v का मान कितना आ गया 45 आ गया, ठीक। और ये क्या आया, पॉजिटिव में, धनात्मक में है, 45 आ गया v का मान, यानी प्रतिबिंब कितनी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। तो पहले तो ये 20 वाला कट हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। अब रही बात क्या कि दर्पण के सामने बनेगा या तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए जब धनात्मक है, यानी कि कोई भी दर्पण ले लीजिए, मान के चलिए दर्पण ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो दर्पण के ये दाहिने प्लस में जब होगा तो ये सामने पीछे बनेगा, दाहिने साइड, ठीक है। जब ऋणात्मक होती है तो ये किधर बनती है, सामने बनता है ना, लेफ्ट साइड, ये होता है ऋणात्मक। लेकिन क्या प्रतिबिंब की दूरी आया क्या, धनात्मक आया, धनात्मक आया यानी कि दाहिने साइड बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको निकालना कैसे था, पहले क्या है, प्रतिबिंब की दूरी आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दर्पण में आवर्धन क्या होता है, m बराबर -v/u। लेंस में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है v के, है ना, v/u होता है प्लस में, लेकिन यहाँ दर्पण दिया, दर्पण में आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, v निकल जाएगा, प्लस में आएगा v तो दर्पण के पीछे, और ऋणात्मक में आएगा v तो दर्पण के सामने बनेगा, ठीक। ये याद रखना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया आसानी से। और कैसा बनेगा, क्योंकि देखिए आवर्धन यहाँ धनात्मक आया, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, है ना। धनात्मक है इसलिए सीधा बनेगा, ऋणात्मक आता तो उल्टा बनता, ठीक। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है पहले ये जानते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होता है, यानी कि फोकस निकाल लेना है, उसको दुगना कर देंगे, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। क्योंकि फोकस से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, जैसे है क्या ये दर्पण, दर्पण में फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है यहाँ, ठीक, दर्पण में क्या होता है प्लस होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के f निकाल लेंगे, और f जैसे निकलेगा दुगना कर देंगे तो ये वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। तो फोकस निकालना है, तो दिया क्या क्या है
तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें आवर्धित क्या बोला, 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक से ज़्यादा रहता है आवर्धन तो एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ दिया क्या, आवर्धन। आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, और ये है क्या, दर्पण। तो दर्पण में यहाँ आवर्धन क्या होता है, -v/u होता है ना। दर्पण में, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में होता है प्लस, लेकिन आवर्धन में क्या हो जाता है, यहाँ वो इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको कई बार बता चुके हैं। तो आवर्धन बराबर -v/u। तो दिया क्या क्या है, भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको दिया है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु। तो ये वस्तु दिया हुआ है, यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है। वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो -30 सेंटीमीटर हो गया। और आवर्धन तो दिया हुआ है ना, आवर्धन 1.33 दिया हुआ है, ठीक है। आवर्धन कितना दिया हुआ, 1.33 गुना आवर्धित होता है, यानी कि 1.33 दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये है सेविंग दर्पण बोला है ना। सेविंग दर्पण में मतलब क्या होता है मालूम, सेविंग में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.33 बराबर -v निकालना है, -v/u। u को भी क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, यानी वस्तु की दूरी, ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 गुना हो जाएगा इधर। तो 30 जब 1.33 में गुना करेंगे तो v बराबर निकल जाएगा -39/9, 39.9। 39.9 का मतलब क्या होगा, लगभग 40 के बराबर है ये, है ना। लगभग -40 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। ये क्या निकल गया, v, है ना, -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं v बराबर कितना निकल गया, -40 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, तीन चीज़ें निकल गया, u का मान है ये, आवर्धन का मान है ये, और v का मान -40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो v का मान क्या है, वो -40 सेंटीमीटर। अब देखिए v निकल गया और u भी है, तो f निकल जाएगा, है ना। v भी है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v, और ये फॉर्मूला से निकल जाएगा ना, f बराबर 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से f निकाल लेंगे। तो v बराबर याद रखना है आपको -40 सेंटीमीटर और u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब इसको बनाते हैं, 1/f बराबर निकालेंगे, तो 1/f बराबर दर्पण फॉर्मूला से निकाल देंगे 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1/f, 1/f बराबर 1/v का मान क्या होगा, -40 सेंटीमीटर, और माइनस में होगा, वो प्लस होता है लेकिन माइनस में है u, तो ये यहाँ माइनस ऊपर लिखिए, यहाँ -30 लिखिए, बात बराबर है, तो यहाँ 30 लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 120, और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ -3, और 3 चौक 12, यानी कि -4। तो 4 और 3 कितना हुआ ऊपर, 7, यानी कि -7/120 है 1/f बराबर। तो f बराबर क्या होगा, तो उलट देंगे, तो माइनस में हो जाएगा 120/7। अब ये 7 से जब काटेंगे तो 17×7 49 है ना, तो ये लगभग 17 के आसपास जाएगा, तो यानी कि -17.14 है ये, ठीक है। तो 17.14 क्या निकल गया, फोकस, फोकस निकला। तो वक्रता त्रिज्या पूछा था, तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, फोकस की दुगनी होती है, तो इसको दुगना कर दीजिए, 17 दूनी 34। तो 34 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 2-3 चीज़ मेन याद रखना था, क्या आपको, आवर्धन बराबर होता है -v/u दर्पण में, ठीक है, और दर्पण का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा क्या होगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो प्रकाश की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। क्या याद रखना है, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो
उसमें प्रकाश की दिशा में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जैसे कि ऐसे समझिए, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब ने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक, ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको याद ही रखना है क्या, कि जब अभिलंब के अनुदिश है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। मान लीजिए कि एक पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है और पर्दे पर पिन के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पिन और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 24 सेंटीमीटर है तो वस्तु का विस्थापन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4/3। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेंदी है और काफ़ी आपको समय भी लेगा बनाने में। ठीक है, काफ़ी समय लगेगा और लेंदी भी है। इसमें 2 प्रोसेस से बनता है, मतलब दोनों प्रोसेस को लागू करना पड़ता है। पहले एक निकालिएगा फिर दूसरा निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न आपको बनाने में वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और आप थोड़ा सा भी बोलते हैं तो आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न क्या है, स्किप करने वाला, बाद में अगर आता है, बाद में अगर टाइम है तो आप बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कई प्रश्न ऐसे एसएससी में देखा गया है। एसएससी की जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ जो रहता है ना, काफ़ी लेंदी रहता है। जो मैथ जो काफ़ी लंबा टाइम लेता है उसको बनाना ही नहीं एग्ज़ाम में। इस टाइप के एक या 2 हिसाब रहता है। ठीक है, तो उस टाइप में बहुत बार ऐसा देखा गया एसएससी में कि डायरेक्ट हूबहू जो डेटा है, क्वेश्चन है, पूरा ऑप्शन सहित वही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर यही पूछ लिया सेम, अगर क्वेश्चन हार्ड रहता है तो रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको आंसर याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है और पर्दे पर पिन के आकार के 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कितना? 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पिन और पर्दे को खिसकाया जाता है। तो पर्दे का विस्थापन अगर 24 सेंटीमीटर है तो वस्तु का विस्थापन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या याद रखना है आपको? 4/3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए एक दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। तो वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी d के पदों में डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। तो वस्तु की दूरी यहाँ पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिया क्या है, देखिए 5 गुना आवर्धित। 5 गुना आवर्धित यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब का मान आप ये अब आवर्धन का मान कितना दे दिया आपको? 5 दे दिया है। अगर जैसे बोलता है कि 2 गुना आवर्धित यानी कि आवर्धन का मान कितना दे दिया? 2 दे दिया है। तो यहाँ 5 गुना बोला तो आवर्धन का मान यहाँ कितना है? 5 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है और निकालना है आपको वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी निकालना है। तो आवर्धन दिया हुआ है तो आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। आवर्धन बराबर क्या होता है? -v/u। ठीक है, ये दर्पण है तो दर्पण वाले में क्या होगा? -v/u। ठीक है, ये सही है। अब देखिए आवर्धन दिया है 5, ठीक है, बराबर क्या है? -v। देखिए डी के रूप में निकालना है तो डी के रूप में तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये रहने देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये रहने देते हैं। यहाँ भी बराबर यहाँ निकल जाएगा, है ना। और डिस्टेंस जो वस्तु की दूरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? माइनस में लेते हैं। तो माइनस से माइनस ये कट गया तो भी बराबर क्या निकल जाएगा? 5, है ना। भी बराबर निकल गया 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, 5DO। ठीक, ये निकल गया। अब क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या बोला निकालेंगे। वक्रता त्रिज्या वस्तु की दूरी के रूप में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? दर्पण का फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या, भी बराबर ये निकल गया। ठीक है, ये है 5D डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और
वस्तु की दूरी ये तो दिया हुआ, ये मान ही लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कि इस रूप में हमको निकालना ही है। तो देखिए वो फॉर्मूला आप लगाते हैं दर्पण का, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दर्पण का फॉर्मूला 1/v, v का मान कितना निकाले थे हम लोग, 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाले थे, और u का मान आपका माइनस में होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिला यानी कि 1/5, यानी कि क्या होगा, 1 में से 5 गया -4/5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी 1/f बराबर निकला है ये वाला। तो f का मान क्या होगा, इसको उलट देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में होगा बटा में 4, ठीक है, f बराबर हो गया। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, है ना। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के दोगुने के बराबर, तो 2 से गुना किए यहाँ, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, यानी कितना बच गया लास्ट में, -5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटा 2 बच गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या बचा, फिर ध्यान से रखें, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन में इसको ढूंढना है, -5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटा 2, -5 बट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बटा 2, ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए सिंपल में। देखिए इसमें क्या है, बोला कि वक्रता त्रिज्या हमेशा याद रखना क्या, फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है, यानी यहाँ फोकस दूरी आपको निकालना था और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में निकालना था, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में निकालना था, तो आवर्धन से हम लोग निकाल लिए थे क्या, आवर्धन बराबर -v बराबर u करके निकाल लिए थे क्या, v बराबर भी निकाल लिए थे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर आवर्धन दिया था 5, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट v बराबर क्या निकल गया था, 5 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु की दूरी है वो, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके निकाल दिए, तो आंसर क्या आ गया था, -5/2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली के मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। तो यह प्रणाली कैसी है, तो यहाँ ध्यान क्या है रखना कि यह प्रणाली के मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। तो ये कौन हो सकता है, देखिए कई बार आपको बता चुके हैं ना कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण है, ठीक है, इसमें क्या होता है समांतर किरणें आती है और परावर्तित होने के बाद ये फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो ये बोला क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक तो अवतल हो ही गया है ना, अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर किरणपुंज उत्पन्न होता है, ठीक है, कर सकता है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा याद रखना ध्यान में कि एक बिंदु स्रोत से एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समांतर किरण पुंज उत्पन्न कर सकता है। तो समांतर किरण पुंज उत्पन्न कर सकता है कौन कौन, अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी समझिए, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो अभिसारी होता है, अभिसारी यानी कि जो भी किरणें हैं उसको क्या करता है, एक बिंदु पर ये एकत्रित करता है, अभिसारी का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद करने के लिए बोल दिए थे कि उत्तल दर्पण अपसारी होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी। आंसर क्या हुआ था मालूम, यहाँ पर आंसर हुआ था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हुआ था, यानी कि जो अभिसारी वाला है, जो बिंदु एक बिंदु पर वो क्या करता है, समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर सकता है, ठीक है, तो ये अभिसारी होता है। तो ये आंसर हुआ था अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हुआ था, दोनों अभिसारी वाला, ठीक है। और ये अपसारी में क्या होता है, ये वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, जैसे कोई किरणें आई बिंदु से आई तो ये ऐसे डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। और वो क्या करता है अवतल दर्पण, ये वो समांतर भी ले जाता है, समांतर करके फिर ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है, समांतर किरण पुंज भी उत्पन्न कर सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ पर इसको और समझिए, देखिए अवतल दर्पण के समांतर किरण पुंज बनने की वजह क्या है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर, अंदर की तरफ होती है परावर्तक सतह, जैसे ये है ना, ये हो जाता है कलई क्षेत्र और ये हो जाता है परावर्तक सतह, ठीक। तो परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर धसी हुई होती है, तो इसका कारण यह है कि समांतर किरण पुंज उत्पन्न कर सकता है, ठीक। अवतल दर्पण कैसे कर सकता है ये आप जान रहे हैं, फिर उत्तल लेंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण
कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी होती है और जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश अवतल दर्पण के फोकस पर पड़ता है तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ठीक, या तो इसको उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से गुजरती है परावर्तित किरण? मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी है कि जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर पड़ता है तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक, इन समांतर किरणों की वजह से प्रकाश अनंत पर जा सकता है। अवतल दर्पण के कुछ और उपयोग है जो कि याद रखना है आपको, जैसे टॉर्च और सर्च लाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज पैदा करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण का, जैसे टॉर्च और सर्च लाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज पैदा करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लिया जाएगा वाहनों के पश्च दृश्य में यानी कि साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस से भी गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो सकती है। ठीक, तो आंसर क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है? कौन सा? रेडियो, या तो चश्मा, या मोबाइल, या तो घड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चश्मा जो है ये अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चश्मा, ठीक, अपवर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अपवर्तन के बारे में आपको बता चुके हैं कई बार, है ना। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना होता है। ठीक है, और अपवर्तन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको बताएं कि जैसे तारों का टिमटिमाना, ये अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी बताएंगे सभी याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ठीक, याद भी करवा दिए थे। तारों का टिमटिमाना अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण। पानी का कुंड वास्तविक से कम गहरा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, और आकाश में इंद्रधनुष का बनना वो अपवर्तन का उसमें भी रहता है प्रयोग। ठीक है, और सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण है। और सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार या तो चपटा दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में रखा हुआ जो छड़ होता है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण है। बाल्टी में रखी हुई सिक्का जो है उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण है। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना, याद रखना है। ठीक, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि रघु फोकस लंबाई f वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर एक वस्तु रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों यानी कि v को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन m और v के बीच ग्राफ खींचा। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि रघु ने फोकस लंबाई f वाले एक अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों u पर एक वस्तु रखता है और संगत प्रतिबिंब दूरियों को मापता है। u और v के मानों का उपयोग करके रघु ने आवर्धन m और v के बीच ग्राफ खींचा। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता +1/f x अंतःखंड +f है और y अंतःखंड -1 है। तो क्या याद रखना है? मतलब इसका आंसर क्या है?
यह एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता +1/f x अंतःखंड +f है और y अंतःखंड -1 है। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना ये कि आपका आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u होता है। आवर्धन बराबर -v/u होता है। एक इसमें होता है, ये होता है दर्पण वाले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, आपको अवतल दर्पण के बारे में यही बताएं। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो अब परावर्तित होने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरह ये उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, यही चीज़ें हैं। देखिए उत्तल लेंस है ये, ठीक है। उत्तल लेंस में जब प्रकाश क्या है, समांतर किरणें आ रही है, अब फिर ये कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है ना। देखिए ऐसे मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो यही चीज़ें यहाँ से पूछा गया था और ये उत्तल लेंस से आपसे पूछा गया था। ठीक है, और अवतल लेंस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है चीज़ें, अवतल लेंस में क्या होता है, ये अवतल लेंस है, इसमें क्या होता है कि समांतर किरणें आई, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि मुख्य फोकस से ये जो समांतर किरणें ये अपसारित होती है, तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। ये क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से, ये अवतल लेंस में। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा। देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती है। ठीक, ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, तो ये यही पूछा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरती है, तो लेंस के मुख्य फोकस से होकर ये गुजरता है। ठीक, और यही अवतल लेंस में क्या है, तो अवतल लेंस का भी आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन बाय लाइन, इसलिए याद रखना है सब चीज़ों को। क्या अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ये क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है वो ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, और वो बिंदु कौन सा है, वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर बताए थे। ठीक है, लेंस में क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरती है अपवर्तन के बाद समांतर किरणें, ये उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होता है, समांतर किरणें जो होता है ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, यानी कि ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस पर, कहते हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित है, मुख्य अपसरित होती प्रतीत होती है, यानी कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरणों का आपतन कोण 22 डिग्री है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए अपवर्तनांक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है मालूम, अपवर्तनांक यूँ समझिए, अपवर्तनांक को हम लोग किससे, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, साइन आई इसमें क्या होता है, ये होता है आपतन कोण है ना, और साइन आर क्या होता है, साइन आर कहलाएगा वो अपवर्तन कोण। ठीक, तो देखिए
आपको दिया हुआ क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मान यहाँ दिया हुआ, ये वाला है ना, दिया हुआ, तो 1.45 लिख दिए बराबर साइन आई, आपतन कोण यानी साइन आई का मान, यानी कि साइन आई का मान दिया हुआ 22 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा 22 डिग्री, साइन आई का मान है, और बटा साइन आर, तो साइन आर यहाँ पर निकालना है, तो साइन आर को इधर कर देंगे और 1.45 को इधर कर देंगे, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ फिर से लिखते हैं, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा 22 डिग्री बटा 1.45। अब देखिए 1.45 क्या, ये संख्या में और ये डिग्री में है, तो 22 डिग्री का मान भी संख्या में लिख देंगे, तो 22 डिग्री का मान क्या होगा, संख्या में होता है 0.3746, 22 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो बटा में 1.45 है ना, ये था 0 पॉइंट, ठीक है, तो 0.3746 को जब 1.45 से इसको काटेंगे तो ये मान आएगा 0.2583 आएगा, जो कि ये 0.2583 ये साइन लगभग 15 का मान है, ये लगभग साइन 15 का मान है, यानी कि साइन 15 डिग्री का मान है ये, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, साइन 14.99 डिग्री का मान हो जाएगा, वही साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 14.99 डिग्री का मान, वो जो कैलकुलेशन जो काट कर आया था 0.2583 इसका आया था, यानी कि ये इतना आया था, यानी साइन 14.99 डिग्री का मान है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना था आपको कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई हो गया आपतन कोण बटे साइन आर हो गया अपवर्तन कोण, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, वो मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ से कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है, ये आपको डायग्राम से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है यहाँ पर P, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष हो गया यहाँ XY ये वाला, ठीक। तो और ये वक्रता त्रिज्या कहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच डिस्टेंस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या के ठीक आधी यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच ठीक बीच में जो एक पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, ठीक है। यानी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है ये वक्रता त्रिज्या। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा जाता है द्वारक किसे कहा जाता है, तो द्वारक जो MN है ना, ये कोई भी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होता है लगभग व्यास है, ये द्वारक कहलाता है। MN जिस डिस्टेंस से यहाँ ये द्वारक कहलाया ये वाला, ठीक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो और क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि दर्पण में कौन सा बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, तो कौन सा होता है हमेशा मुख्य अक्ष पर। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो कौन कौन सा होता है, देखिए एक होता है वक्रता केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, एक ध्रुव है हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, और एक मुख्य फोकस जो होता है ये भी हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। ये क्वेश्चन यही पूछा गया था क्या कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है, तो वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से कौन सी परिघटनाएं शामिल है। तो इंद्रधनुष बनने में क्या क्या शामिल होता है, तो
तो देखिए इसमें होता है अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों शामिल होता है। और एक वो भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वो भी ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में अगर एक हटाकर अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी दे दे तो वो भी आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो यानी कि इंद्रधनुष बनने में क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण का संयोजन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, ये याद रखना है। अब इंद्रधनुष से यहाँ 2-3 प्रश्न और पूछा जाता है। कौन कौन सा आता है देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ये है आपका इंद्रधनुष, ठीक, आपसे प्रश्न ये आ जाता है कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है। सबसे ऊपर का रंग होता है लाल, ठीक है, याद रखना है, सबसे ऊपर का रंग होता है लाल। और इंद्रधनुष के सबसे नीचे का रंग पूछेगा तो वो होता है बैगनी, सबसे नीचे जो होगा वो बैगनी होगा, ठीक है, वायलेट, वो यहाँ से होता है। देखिए है ना, ये जो आपको याद करवाए थे VIBGYOR, ठीक है, तो सबसे ऊपर हो गया ये लाल, जिसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है, वो सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन जिसको होता है वो नीचे होता है, वायलेट, है ना, बैगनी, ठीक है। तो इसी में पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के ठीक बीच में रंग कौन सा होता है। तो बीच में यहाँ पर कौन है, देखिए यहाँ ग्रीन है ना, हरा, तो यही बीच में है। सबसे इंद्रधनुष के पूछे बीच में रंग कौन सा होता है तो हरा रंग होता है, ठीक, 3 इधर बीच में है ग्रीन, ठीक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम भी यही है, ठीक है। सबसे नीचे आएगा आपका वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, उसका येलो, ऑरेंज और रेड सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी जो है F के मध्य सही संबंध क्या है। तो आपको कई बार बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होती है, ठीक है। तो बोला यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये R बराबर 2F होता है। तो R बराबर 2F कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ F बराबर क्या निकाल लेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि R/2। अब देखिए ये चीज़ दिया हुआ कहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक। तो यानी ये क्या हो गया, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या तो वक्रता त्रिज्या बोलिए, ये फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखना है। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि औसत तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर की प्रकाश की किरण पुंज हवा से कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और प्रिज्म में प्रवेश करने पर अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। रंगों में से एक का तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर है। तो इस विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक यानी कि बात करें म्यू, है ना, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। इसमें C क्या है, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, और निर्वात में, और ये है माध्यम में प्रकाश की अथी होता है, चाल होता है, ठीक है, माध्यम में। तो उसी प्रकार ये क्या बोला कि औसत तरंगदैर्घ्य जो है वो 600 नैनोमीटर की प्रकाश की एक किरणपुंज हवा से, ठीक है, तो ये हवा से हो गया और कांच में प्रवेश करती है। तो प्रिज्म में प्रवेश करने पर अलग अलग रंगों में विभाजित होते हैं। रंगों में से एक का तरंगदैर्घ्य इतना है, तो इस विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर उसी तरह होगा, ये जो औसत है तरंगदैर्घ्य यानी कि 600 नैनोमीटर, 600 बटा में इसमें जो पूछा एक का इतना है, तो बटा में इसको 380 कर दीजिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा, तो ये कितना आएगा 30/19 दूनी 38, 19 आएगा, ठीक है। तो 19 को इसको जब काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 से कहीं 19 है ना, और बच जाएगा कितना 11, यानी 110। तो 19 छक 14 से हो जाएगा, 19 पंचे 95, यानी कि 1.58 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं कि 600/380 कर दिए, आंसर आ गया अपवर्तनांक का मान। तो इसका आंसर है 1.58, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एक चीज़ याद रखना, क्या, प्रकाश की गति जो होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतना ही कम होगा, क्योंकि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है, निर्वात में होती है, ठीक है। और निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल, ठीक। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। नेक्स्ट है
एक समबाहु कांच के प्रिज्म पर विचार करें जिस पर प्रकाश की किरण एक कोण पर आपतित होती है और प्रिज्म से होकर इस तरह से गुजरती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार के समांतर होता है। ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए ये प्रिज्म हो गया। अब क्या बोला, एक समबाहु कांच के प्रिज्म है वो, ठीक है, जिस पर प्रकाश की किरण एक कोण पर आपतित होती है, जैसे ये आपतित हुआ। ठीक है, अब क्या बोला, प्रिज्म से होकर इस तरह से गुजरती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित हुआ, जैसे यहाँ से गुजरा तो ये अपवर्तित हुआ। ठीक है, और ये क्या बोला, ये एक आधार के समांतर, इसके समांतर है ये, है ना, ये रेखा समांतर है, ये अपवर्तित हुआ। फिर क्या बोला, और निर्गत कोण पर निकलती है, निर्गत कोण पे यहाँ फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे यहाँ मुड़ा फिर यहाँ निकल गया। तो अब बोला कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जब ये समांतर है ना, जब ये समांतर गुजरा तो इसमें क्या होगा, ये जो आपतन कोण है, ठीक है, तो आपतन कोण कैसे बनाएंगे, देखिए इस पर अब एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक अभिलंब डालेंगे, है ना, अभिलंब से यहाँ कोण का पता करते हैं, तो ये कोण जो होगा और ये कोण होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्यों मालूम, बस सिंपल चीज़ यही है। देखिए हालांकि ऐसे गुजरता है, अगर समांतर यहाँ नहीं बोलता तो क्या होता है, ये आपतन कोण जो होता है ये निर्गत कोण से ये क्या होता है, बड़ा होता है। आपतन कोण ये अपवर्तित कोण से, ये जो यहाँ अपवर्तित हुआ इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ये क्या होगा, तो ये जो समांतर यहाँ से गुजरी है तो ये क्या हुआ, आपतन कोण और ये निर्गत कोण जो है यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, यहाँ मान चलिए थीटा है और यहाँ बीटा है, ये निकला है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थीटा कोण यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण ये दोनों बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से और भी प्रश्न पूछा जाता है मालूम, जैसे कि ये आपको दे दिया है प्रिज्म में, तो इसमें ये दे दिया है। ठीक है, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ बी, यहाँ अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ निर्गत कोण निकल गया ये सी और डी। अब इसमें पूछ लिया जाता है आपतन किरण कौन सा है, तो ये ए बी हो गया आपतन किरण और सी डी क्या हो गया, निर्गत किरण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अपवर्तित किरण कौन सा हो गया, तो बी सी हो गया अपवर्तित किरण, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और यहीं पर विचलन कोण भी बनता है, जैसे यहाँ आपतन कोण, ये इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और ये निर्गत कोण जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच जो कोण होता है यहाँ एक विचलन कोण होता है। ठीक, तो आपतन कोण और आपतन किरण बोलिए, या तो ये निर्गत किरण के बीच का कोण जो होता है ये विचलन कोण कहलाता है। ठीक, और ये अपवर्तित यहाँ पर कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ब्राज़ील में 10 मीटर आकार का स्टेलेक्टाइट पाया गया। यदि इस स्टेलेक्टाइट को अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण का मुख्य फोकस डैश पर होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या, देखिए जब भी आपको आकार दे दे, है ना, यानी कि ऊंचाई दे दे या तो आकार दे दे, और आपको दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब भी दे दे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम लोग, ये वाला लगाते हैं, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में ये है क्या, दर्पण है, तो दर्पण में क्या होता है माइनस वी बाय यू। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या क्या 3 चीज़ें दिया हुआ रहेगा, ये आपको प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दिया हुआ रहेगा, और हाइट ऑफ इमेज या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो एक निकाल लेंगे आसानी से। इसमें दिया हुआ क्या क्या, देखिए हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी यहाँ दिया हुआ है शायद, देखिए ये बोला ना, यहाँ 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हाइट ऑफ इमेज आपको दे दिया है। एक बार अच्छे से लिखते हैं फिर से, देखिए हाइट ऑफ इमेज आपको दे दिया कितना, 30 मीटर, और क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया है आपको, है ना, ये जो 10 है ना 10 मीटर आकार का स्टेलेक्टाइल पाया गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया है 10, और वस्तु की दूरी दिया है
जो कि यदि इस स्टेलेक्टाइल को अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दूरी भी दिया है, दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, -20 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस बोला निकालने के लिए। तो मुख्य फोकस पहले तो ये फॉर्मूला से क्या करेंगे, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u से हम लोग यहाँ पर ये सब दिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, u जो दिया हुआ है, तो ये वाला हम निकाल लेंगे, v निकालेंगे तो फोकस निकाल लेंगे ना, जो दर्पण का फॉर्मूला लगाकर है ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से फोकस निकाल लेंगे। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना, प्रतिबिंब का जो दूरी है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ है, 10 दिया हुआ है, बराबर में -v करिए, बटा में u का मान -20 दिया हुआ है। ठीक, तो माइनस से माइनस ये कट गया, एक शून्य से एक शून्य चला गया, तो 20 दिया क्या हुआ, इधर गुना हो जाएगा, 20 दिया 60, यानी कि v का मान आ गया 60। ठीक है, तो देखिए v का मान आ गया, u का मान दिया हुआ है, तो f नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। तो याद रखना है, इसको लिख लीजिए, v का मान 60 है और u का मान कितना है, -20 है। अब लगाते हैं दर्पण फॉर्मूला। ठीक, तो दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v, और होता है दर्पण में प्लस होता है, और यही यहाँ पर क्या होता है, लेंस में माइनस हो जाता है। तो अब इसको लगाइए, 1/v, v का मान कितना निकाले थे हम लोग, 60, तो 1/60 कर दिए, और यहाँ प्लस है लेकिन वो दूरी जो है माइनस में, तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया, -20 लिखिए नीचे, या तो यहाँ माइनस लिखिए, बात बराबर है, तो -1/20 हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको 60 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60, 60 है, कहीं 60 हो जाएगा, यहाँ 20 दिया 60, यहाँ 3 हो जाएगा, एक में से 3 गया क्या हुआ, -2 से इसको काट देंगे, तो ये 2 से कटेगा कितना, 30 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1/30। ठीक, तो 1/f का मान निकला, तो f का मान क्या निकलेगा, तो इसको उलट देंगे, तो -30, तो है ना। तो फोकस पूछा था, मुख्य फोकस कितना पर होगा, तो -30 मीटर। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है -30, है ना, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आए तो क्या 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से बनने लगेगा बहुत तेज़ी से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -2.5 डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई रखी जाती है, सुई का प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊंचाई दे दिया है ना, तो ये वाला वहाँ भी यही वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा, तो ये वाला, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंस, तो लेंस वाले में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है, +v/u। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और निकालना क्या है, तो निकालेंगे हम लोग हाइट ऑफ, यहाँ पर प्रतिबिंब है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये वाला निकालना है, यानी कि ये तीनों की पहले अभी तलाश करना है कि ये तीनों कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों में क्या क्या दिया हुआ है, आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u का मान दिया हुआ है। ठीक, एक तो u का मान दिया हुआ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये जो 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई रखी जाती है, इतना है ना, लेंस के सामने इतना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है ना, ये वाला आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, भी निकाल लेंगे, पहले भी ही निकालेंगे। भी कैसे निकलेगा, तो भी निकलेगा, भी नहीं, भी तो लास्ट में निकलेगा, क्योंकि भी पूछा ही जा रहा है, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्या मालूम, पहले ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ 2.5 डायोप्टर क्षमता अगर दिया हुआ है तो हम लोग का f निकल जाएगा, क्योंकि f बराबर होता है ना फॉर्मूला 1/d, है ना, तो f बराबर होगा 1/d, यानी कि f बराबर 1/d क्या दिया हुआ, -2.5, तो पॉइंट यहाँ उड़ा दीजिएगा तो ऊपर आएगा 1 शून्य, तो फिर इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि 2/5,
5, और ये क्या होता है हमेशा मीटर में होता है, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला होता है ना ये मीटर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो गया -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ एफ बराबर निकल गया -40 सेंटीमीटर। अब देखिए एफ निकल गया, यू दिया हुआ है, तो भी का मान निकाल लेंगे। भी का मान कैसे निकलेगा, तो लेंस फार्मूला, यहाँ पर लेंस दिया हुआ है तो लेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लेंस फार्मूला से 1/, जैसे एफ बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, तो इसमें एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो भी का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान निकाले थे -40, तो हो जाएगा ये -40 और प्लस 1/u है, तो u तो माइनस में रहता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 20। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, 40 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 40, और ऊपर में क्या आ जाएगा 1, और 20 दूनी 40 यानी कि 2, यानी कि ये कितना हो गया 1 और 2 3 हो गया, ये टोटल 3/40 हो गया। ये क्या आया 1/v का मान, तो v का मान क्या होगा उलट जाएगा, ये 40/3 हो जाएगा माइनस में 40/3। तो 40/3 यानी कि कितना होता है 3339, लगभग 13 के बराबर होता है, यानी कि 13 भी का मान आ गया 13.33, और ये क्या माइनस में है, ठीक है 13.33 माइनस में है। अब देखिए भी का मान निकल गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये क्या है लेंस है, तो यानी कि हो जाएगा v/u, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था 6, और भी का मान कितना आया था -13.33। अब बट्टा में यू का मान कितना है -b, अब निकल गया, इसको 6 से इधर गुना कीजिए, ठीक है। या तो इसको पहले काट लीजिए, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक। अब देखिए ये 13.33 है, अब गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 है ना, लगभग 40 आ जाएगा। अब बटा में 4 दिया हुआ था, 10 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो देखिए ये बोला क्या, ऑप्शन में क्या भरना है कि तुलना में बड़े आकार वाले कण या तो छोटे आकार वाले कण, तो ये में इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपको पीछे आपको सॉल्यूशन में बताए थे एक बार कि छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक, और बड़े कण जो होता है वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो ये जो आकाश का नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है किसका होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। अब बैगनी रंग का क्या है तरंगदैर्घ्य कम है, यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, उसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, तो ये इसको कौन प्रकीर्णित किया होगा, तो कम तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णन करता है कौन, छोटे कण, है ना, छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तरंगदैर्घ्य को किसने प्रकीर्णित किया होगा, छोटे कण वाला, तो ये बड़े वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो छोटे कण वाला क्या होगा, और ये क्या करता क्या है, प्रकीर्णन करता है, अपवर्तन तो नहीं होगा ना। यहाँ आकाश को जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तुलना में छोटे आकार वाले कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आसानी से आंसर कैसे निकला मालूम, 2 चीज़ें याद रखना था कि छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा गया है। अब बड़े कण जो होता है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि ऐसे समझिए छोटे कण जो है वो जैसे कि वॉयलेट लिखिए पहले, भी आती है भी की ओर, VIGYOR, जैसे छोटे कण वाले जो है, छोटे कण जो है कम तरंगदैर्घ्य वाले, जैसे कि ये वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब का प्रकीर्णन करेगा। और अधिक जो बड़े कण हैं वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले, यानी कि ये लाल का, ये ऑरेंज नारंगी का, ये सब का प्रकीर्णन करेगा बड़े कण, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
सही गुण है उसका चयन करना है। तो देखिए ये क्या बोला, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रकाश प्रतिबिंब के नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह एक गोलीय सतह है। ये गलत है। क्यों मालूम, देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना समतल और गोलीय दोनों सतहों पर लागू होता है, और यहाँ क्या बोला, ये गोलीय है इसलिए परिवर्तन का प्रतिबिंब जो है नियम लागू नहीं करता है, तो ये गलत है। ठीक, क्योंकि याद क्या रखना, ध्यान क्या रखना आपको कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना समतल और गोलीय ये दोनों सतह पर लागू होता है। फिर आगे बोला क्या, अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण विपरीत दिशा में घटना के मार्ग को वापस लेती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो गया, दोनों गलत है ना, ए और बी दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखना क्या है यहाँ पर आपको कि समतल और गोलीय दोनों सतहों के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है, वायु से प्रवेश करता है किसी माध्यम ए में जिसका अपवर्तनांक है 1.33, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक यानी म्यू से डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, यानी कि ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दिया क्या है यहाँ आपको, माध्यम का एक दिया हुआ यानी भी का दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना क्या है हमको, नहीं यहाँ क्या बोला, यदि प्रकाश वायु से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक इतना है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो हाँ, तो प्रकाश की चाल ये क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की चाल निकालना है हमको, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 1.33, तो ये वाला इधर कर दीजिए, भी वाला इधर कर दीजिए, तो भी का मान निकाल लेंगे। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में ये जो अपवर्तनांक होगा ये जगह आपका दिया हुआ है म्यू, मतलब म्यू। ठीक है, म्यू का मान 1.33 है, तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बटा में हो जाएगा 1.33। ठीक, इसको कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट को ऊपर कर देंगे, 2 शून्य चला जाएगा। ठीक है, अब 103 को 133 से जब 300 को काटेंगे तो ये लगभग कितने बराबर आएगा, तो ये 2.26 है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2.26 × 10⁻, मतलब 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर याद रखना था क्या, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। तो आज का वीडियो जो है ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आज इतना तक रहने देते हैं। और एक चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि टाइम थोड़ा 1 घंटा या तो 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो लंबी बन जा रही है। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से बताते हैं और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हैं और अच्छे से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट में बताइए कि आप लोग को बोरिंग तो नहीं लगता है ना, 1 घंटे से ज़्यादा अगर होती है या तो 1 घंटे की वीडियो होती है, तो ऐसा कहिएगा तो 20 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बताना है कि 25 क्वेश्चन करना है या तो 20 क्वेश्चन करना है डेली। ठीक है, और अब से क्या करेंगे, लास्ट में 10 प्रश्न है ना, 10 क्वेश्चन जो है रेलवे का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है या तो हुआ है, जो नए पैटर्न पर रेलवे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम जो है उसके 10 प्रश्न डेली हम लोग लास्ट में देखेंगे, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग टेक्नीशियन का 10 प्रश्न देखेंगे, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम जो कि दिसंबर 2024 में हुआ था, उसके अभी 10 प्रश्न डेली 10 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अभी टेक्नीशियन का जैसे देख लेंगे, फिर आपका आरपीएफ जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें जो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी डेली 10 प्रश्न है देखेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में। ठीक, तो
तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था। देखिए 24 दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था जो रेलवे टेक्नीशियन का, ये प्रश्न पूछा गया था कि उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधी रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है, उमा का औसत वेग कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 0 मीटर प्रति सेकेंड है। ये सभी प्रश्नों को है ना आपको डिटेल में बताए हुए भी है ना, तो जो लोग नहीं देखे वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर देख समझिए इसको। देखिए 60 मीटर लंबे पुल है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ 60 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, ए से बी तक। ये क्या बोला? 60 मीटर लंबे पुल है, 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी रास्ते में, जैसे इधर से गया और फिर वापस उसी रास्ते में तैरते हुए 1 मिनट में यहाँ 120 मीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी कि 120 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मीटर ये गया और फिर 60 मीटर ही आया यहाँ, यानी सेम बिंदु पे आ गया, तभी तो 120 मीटर हो गया। तो सेम बिंदु पर आ गया, यानी कि उमा का औसत वेग पूछा, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये विस्थापन बटे समय होता है, ठीक, ये वेग निकल जाएगा। तो विस्थापन हुआ कितना, तो ये निकालना पहले। तो विस्थापन क्या हुआ? देखिए विस्थापन किसको बोलते हैं? जैसे कि प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। अगर यहाँ से यहाँ आया, दूरी जितना तय किया तो वो विस्थापन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वापस ही यहीं आ गया, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरी क्या? 0 है, क्योंकि सेम बिंदु पर आ गया। तो विस्थापन यहाँ 0 हुआ, जैसे विस्थापन 0 हुआ तो वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बटे टाइम दिया हुआ है तो 0 हो गया, तो इसलिए आंसर यहाँ आ गया था 0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और यहीं अगर क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि औसत चाल यहाँ क्या होगा, तो चाल क्या बताइएगा? चाल पूछे तो क्या होगा आंसर? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना तय हुआ? दूरी तय किया ये 60 मीटर और 60 में 120 मीटर तय किया है ना। दूरी बटा समय, समय कितना? 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड में निकाल देंगे। चाल बराबर तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यही अगर चाल पूछता है तो आंसर क्या हो जाता है? 2 मीटर प्रति सेकंड। चाल पूछा तो ऐसे वेग में क्या होता है? विस्थापन होता है, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन यहाँ 0 हुआ था, दूरी यहाँ पूछे तो 120 मीटर चला था, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप निकालेंगे। और ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, ठीक, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि पृथ्वी के सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पृथ्वी के सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ठीक है, द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालकों की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो ये एक समान होगा, ठीक है। क्या बोला? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोधकता क्या होगा? प्रतिरोधकता कोई चेंज नहीं होगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर है? एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर है, तो एक कूलाम विद्युत आवेश बराबर कितना होता है? तो आप लोग याद भी किए होंगे, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ है? 6.256 वाला यहाँ है ऑप्शन में, यही ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस प्रकार का बल लगाना चाहिए? तो ये असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। किसके लिए? तो किसी वस्तु को क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रनोद 50 न्यूटन है तो वस्तु पर डाला गया दाब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 पास्कल होगा, ठीक है, 500 पास्कल। ये इसका सब सोल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर करवाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब आप लोग भी अपने खुद से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे इस दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो बल क्या है इसमें? कितना? 500 न्यूटन दिया हुआ है ना, 50 बल जो दिया हुआ है 50 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है
इसको क्या है, सब मीटर में निकालते हैं, ठीक। जैसे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे ना, मीटर में निकालेंगे तो 0.1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर होगा, तो 0.1 यहाँ पर बटन में कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट को ऊपर उड़ा हटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 500 पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, कांच के एक प्रिज्म त्रिभुज प्रिज्म में होता है, तो क्या होता है, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पृष्ठ होता है। नेक्स्ट है, एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो पहला क्या है, लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग अस्थिर होता है, ये सही है। परिनालिका एक प्रकार के दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, ये गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है, ये सही है। ये इससे ना क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यदि फेरों की संख्या हम लोग 15 गुना कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी हो जाएगी, तो वो भी 15 गुना हो जाएगी, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो किसी पिंड पर लगने वाला बल द्वारा नियत कार्य है ना, वो धनात्मक भी होता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा एक सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है प्रणोद, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कैसा लगा ये जो नए चीज़ शुरू किए हैं, यानी कि 10 प्रश्न जो है लेटेस्ट पैटर्न पर, ये आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस आपके रिस्पांस के अनुसार फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुरा